देख लेते हैं कमेंट्स आप लोगों के। कल उपेंद्र यादव जी ने पोस्ट किया है ये जैन एग्ज़ाम 3 मंथ बाद होंगे, क्या ये सही है? भागीरथ जी एक बार मैं देख के बताऊंगा आपको। जेईएन की जो पोस्ट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वो कब होगी, मैं अभी एक बार देख के बताऊंगा। अभी मैंने चेक नहीं किया है, अभी क्लास चल रही है, तो क्लास के बाद अगर वो पोस्ट में देखता हूँ तो आपको कन्फर्मेशन के बाद, पूरी कन्फर्मेशन के बाद आपको मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों, तो आज हमको एसी और डीसी वाइंडिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, ठीक है। कल तक मैंने आपको कंडक्टर मटेरियल के बारे में बता दिया था कि मटेरियल वाइंडिंग में कौन कौन से काम में लेने हैं। तो हमें कौन कौन से मटेरियल काम में लेने थे दोस्तों? इंसुलेटर, कंडक्टर और सोल्डर फ्लक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। कल मैंने आपको YAEBF, ठीक है, ये बॉयफ्रेंड है किसका, यानी कि मैंने इंसुलेटर की क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको पढ़ा दिया था, YAEBFHC, ये सबको लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग पवन। चलिए अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में शब्दावली, यानी कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमें एसी और डीसी वाइंडिंग में पता होनी चाहिए और वही हमें पढ़नी है। तो एक एक करके वो सारी चीजें पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग अनिल। देखिए आज की जो क्लास है वो वाइंडिंग के चैप्टर को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम वो छोटी छोटी चीज पढ़ेंगे जिनके नाम हमें याद तक नहीं रहते। तो उन चीजों को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आप लोग एंजॉय करोगे आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट, सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट क्या होता है। सौरभ दत्ता जी सर एक हाउस वायरिंग एक्सप्लेन वीडियो दीजिए। सौरभ जी आपको पहले भी मैंने दिया था। पायल जी गुड मॉर्निंग, काफी दिनों बताया। सौरभ जी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं या जो एक बोर्ड बनाते हैं घर पे, ठीक है, आप घर पे बोर्ड बनाते हो, आप वो वायरिंग सीखना चाहते हो या आप हाउस वायरिंग पूरी सीखना चाहते हो कि भाई छत डालते हैं वहां से स्टार्ट करना चाहते हो। गुड मॉर्निंग गौरव, नमस्कार, स्वागत है आपका। कहाँ से है गौरव, आप कमेंट करके बताएं। तो आप सीखना क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। जो आप पूरा घर का लेआउट, जैसे छत डाली, छत पे जो आपने पाइप अंदर बिछाए, उसके बाद दीवारों में जो वायर आती है वो सीखना चाहते हो। गुड मॉर्निंग वंश, वो सीखना चाहते हो या सिर्फ एक सिंपल बोर्ड बनाना सीखना चाहते हो? वो आप मुझे पहले क्लियर करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिखाना क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्लियर करो हाउस वायरिंग में क्या आपको सिंपल एक बोर्ड बनाना सीखना है या कोई सा भी बोर्ड आप बना सको जीवन में, वो चीज सीखनी है तो वो पहले ही सीखा चुका हूं। और अगर आप सीखना चाहते हो घर की पूरी वायरिंग जीरो से लेके कैसे स्टार्ट करते हैं तो वो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कॉइल या आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट। घर की पूरी वाइंडिंग, अच्छा आपको घर की पूरी वाइंडिंग सीखनी है तो वो मैं, अभी तो क्लास चल रही है, ठीक है। बाकी जनरल देखो बहुत आसान है, घर की वायरिंग की भी अगर मैं बात कर लेता हूँ बहुत ही आसान है। मान लेते हैं देखो अपन ये रहा, चलो अभी एक बार आप यहाँ देख लो। आप काफी दिन से आपकी फरमाइश थी सौरभ दत्ता जी, तो आप एक बार यहाँ देखो, ठीक है, क्लास में प्रेजेंट रहना। अभी मैं मार्कर में इंक भी डाल लेता हूँ, सिखा देता हूँ। आज आप अगर वायरिंग भी सीखना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है डायग्राम पर जो सीखते हैं और प्रॉपर वीडियो में जो सीखते हैं ना उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। आप जब भी वीडियो में आते हैं, तब आप लाइव आते हो, तब आपकी एक ही फरमाइश रहती है कि सर हाउस वायरिंग सिखाओ। चलो अब सभी लोग इधर ध्यान देंगे, हाउस वायरिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। और काफी दिनों से कह रहे थे। चलिए तो अब मान लो कि ये मेरे पास एक कमरा है, मैं सिर्फ एक कमरे की बताऊंगा आपको, ठीक है, और उस एक कमरे की तरह ही आपको बाकी पूरे कमरे की देखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे एक कमरा है, तो अब ये कमरा है, इसकी छत की बात कर रहा हूं और इसके ये नीचे वाला एरिया है, ठीक है। तो ये कमरे का नीचे वाला ऐसा है। अब मैं मान लेता हूँ कि इस दीवार में मेरा मीटर टंगा हुआ है, ठीक है, इस दीवार में मेरे पास मीटर टंगा हुआ है, कोई बात नहीं, टंगा रहने दीजिए। लेकिन कमरे के अंदर की तरफ चार दीवार है, कमरे के अंदर की तरफ क्या है, चार दीवार है। अब देखिए यहां सेंटर में क्या लगा रहता है, पंखा। सेंटर में क्या होता है, पंखा। गुड मॉर्निंग तंजील। अब पंखे के बाद हमें क्या करना है, तो देखिए पंखे के लिए पंखे का फैन बॉक्स आता है, आप लोग मार्केट में बोलेंगे फैन बॉक्स दे देगा। अब क्या होता है, जब आप घर की छत डालनी होती है तो पहले नीचे बल्लियां लगा के ऊपर लकड़ियां लगा दी जाती है, पहले बल्लियां लगा के ऊपर लकड़ियां लगा दी जाती है। अब एक बार जब लकड़ी लग गई उसके बाद लगेगा सरिया। तो जैसे ही एक बार वो लोग सरिया बिछाते, अब सरिये के बाद आपको जाना है। अब देखिए आपको ये इन चारों, ये जो चार कोने हैं, इन चारों के कोने के बीच की दूरी लेनी है, इन चारों कोनों के बीच की दूरी आपने मार्क कर ली। अब उधर आपको आपका फैन बॉक्स रख देना है। अब उस फैन बॉक्स को आपको कैसे लेना है, उसमें छेद होते हैं अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग छेद होते हैं, ठीक है, काफी सारे छेद होते हैं, 8 से 10 छेद होते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको एक बल्ब यहाँ लगाना है, एक ट्यूबलाइट यहाँ लगानी है, एक बॉक्स यहाँ लगाना है, एक बॉक्स यहाँ लगाना है।
इस तरह से करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल जो पाइप होता है इलेक्ट्रिसिटी के वो लेने हैं, वो इस छेद से लेके इस छेद तक मिला देने हैं, इस छेद से लेके इस छेद तक मिला देने हैं और इस छेद से लेके इस छेद तक मिला देने हैं, मिला दिए। अब यहां से थोड़ा सा इसको पहले, यहां से थोड़ा सा पहले इसको कट लगा देना है। अब एक आता है एल्बो, ठीक है, सॉरी इसे कहते हैं बैंड, एल्बो अलग आता है बैंड अलग आता है। तो ये एल्बो होता है इतना लंबा, अब इस एल्बो को यहां पे लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके, और ये फिर नीचे अंदर की तरफ जो घर है, जैसे मान लो ये मेरी दीवार है, ऊपर छत है, ये छत है, तो ये छत पे से ऐसे करके ये आ जाएगा, ठीक है, इस छत पे से ऐसे करके नीचे ये बैंड की मदद से पाइप उतर जाएगा, और इसी तरह से पाइप ये यहाँ भी उतर जाएगा और यहाँ पे भी उतर जाएगा, चारों तरफ, और यहाँ पे भी उतर जाएगा, चारों तरफ मेरा पाइप नीचे उतर जाएगा। अब एक बार जब पाइप नीचे उतर गए सारे के सारे, तो बस आपको छोड़ देना है, क्योंकि देखिए अब यहाँ जो बॉक्स से नीचे, हमेशा ध्यान रखिए जब भी फैन बॉक्स आप लगाते हो तब उस फैन बॉक्स के नीचे आपको एक चीज और लगाना आवश्यक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कागज या पुट्ठा या मिट्टी भरो। देखो ज्यादा अच्छा ये कि आप गत्ता लगा दो, इस फैन बॉक्स के नीचे आप एक गत्ता लगा दो, जैसे आपने एक फैन बॉक्स के नीचे गत्ता लगा दिया, बस अब क्या है उसके नीचे मिट्टी नहीं जाएगी, और जो छेद है ना इनको अच्छे तरीके से बंद करो। फिर देखो यहाँ पे जो ये पाइप लगाया आपने और बैंड लगाए, इस पाइप और बैंड को अच्छे से टेप से दबाओ, अच्छे से टेप से बंद कर दो। गुड मॉर्निंग रेणुका जी। तो बैंड और पाइप को अच्छे से दबा देना और उसे टेप से रोल कर देना ताकि वो छूट ना पाए, ताकि वो छूट ना पाए। ये चीज कर दिया आपने, बस अब अपना काम पूरा हो चुका है। अब ये पाइप नीचे उतर जाएंगे, अब ये बैंड नीचे आ गया, अब आपकी छत डाल दी जाएगी। फिर आप छत डालने के बाद जब इन दीवारों पे प्लास्टर किया जाता है, तब आपको इन पाइप से और छोटे छोटे पाइप नीचे उतार लेने। लेकिन अब मान लो कि आपको छत की दीवार पे सीलिंग लाइट देते ना, छत की दीवार पे छोटी छोटी लाइट होती है, सीलिंग लाइट देनी आपको, तो क्या करोगे, फिर यहाँ से एक इस कोने पे लाइट आएगी, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे। ये जो बॉक्स आते हैं ये सीलिंग बॉक्स आते हैं, ये अलग आते हैं। फैन का बॉक्स तो बड़ा आता है, लेकिन ये जो लाइट वाले होते हैं, ठीक है, जो लाइट लगाते हो आप छत पे लाइट लगाई जाती है ना चार कोनों पे, वो लाइट लगाती है। तो आपको छोटे छोटे पाइप यहाँ भी निकालने पड़ेंगे और यहाँ पे बेंड लगाने की आवश्यकता नहीं, फिर उसके बाद सीधे आपको सीलिंग रोज वाला एक एक लगा देना है, ठीक है, सीलिंग रोज वाला आप एक एक लगा दीजिए, बस खत्म। अब जब वायरिंग करेंगे, अब वायरिंग का टाइम आएगा तो कुछ नहीं करना। देखो मान लो कि पंखे वाला बॉक्स है सेंटर पॉइंट, तो नीचे जो पाइप है यहां से मैंने तार लगाना स्टार्ट करें और ये सीधे खाएंगे इन फैन बॉक्स पाएंगे। अब इस फैन बॉक्स से मुझे यहाँ पे पहुंचानी है लाइट, तो पहले मैं नीचे से वायर पूरा खींच लूंगा, इस कोने से वायर आया और उसको उठा के दोबारा इस फैन के लाइट के अंदर जाने दूंगा। सर मेरा नेट खत्म हो गया है, हम बाद में क्लास देख लेंगे। ओके रेणुका जी, आप बाद में देख लीजिएगा। फिर इसी तरह से एक और नीचे से वायर आएगा, वो यहां जाएगा, या फिर ये जो नीचे से वायर आ रहे हैं, आप इसमें बैंड तो लगा नहीं सकते अभी। देखिए अगर बैंड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर लाइट स्विच नहीं मिल पाएंगे। तो यहां से अलग अलग वायर आके एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ चले गए, समझ में आ गई, एक यहाँ चले गए। फैन का स्विच अगर आप यहाँ देना चाहते हो तो फैन के स्विच को यहाँ दे दो, नीचे उतर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वायरिंग की जाती है। अभी आप इस तरीके देखो, आगे हम लोग और देखेंगे, ठीक है। ये मेन जनरल वाइंडिंग हो गई। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ये ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको अपन और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हाल फिलहाल आप सिर्फ छत की वायरिंग देखो। अब बस ये छत की वायरिंग अगर आपको करना आ गई, पाइप डालना आ गए, एक बार अगर आपने पाइप डाली, अच्छा फिर दीवारों में खड्डा करना है, दीवारों में खड्डा करके बॉक्स डालने हैं, ठीक है। ये बॉक्स आते हैं पीवीसी के, लोहे के बॉक्स आते हैं, उन बॉक्स के अंदर स्विच लगाए जाते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट कहते हैं, 6 पॉइंट का लगाना है, 8 पॉइंट का लगाना है, 10 पॉइंट का लगाना है, उस हिसाब से अपन बॉक्स भी लगाते हैं। बॉक्स लगा दो, उसके बाद वायरिंग करना तो बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपको थोड़ी बहुत वायरिंग आती है तो। वायरिंग सबसे पहले आपको आनी चाहिए, इसके लिए बोर्ड की वायरिंग की, एक बोर्ड को किस तरीके से बनाया जाए, और उसकी वीडियोस मैं काफी सारी अपलोड कर चुका हूं, इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन नाम के चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो आप वो वीडियोस वहां जाके देखें तो आपको बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लोकेश जी राधे राधे। चलिए, सो सौरभ दत्ता जी क्लास में प्रेजेंट है क्या, और आपको सारे डाउट जो मैंने बताए क्लियर हो गए क्या सौरभ जी? सौरभ जी क्लास में प्रेजेंट है? चलिए अब बात करेंगे कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट। देखो हमें इस चैप्टर में एसी और डीसी दोनों वाइंडिंग करनी है, लेकिन वाइंडिंग के बारे में, वाइंडिंग करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब उसमें सबसे पहला आता है वाइंडिंग एलिमेंट, ठीक है, वाइंडिंग कॉइल। तो जब देखिए वाइंडिंग कॉइल की डेफिनेशन हो जाएगी, किसी भी दो कॉइल के एक्टिव कंडक्टर, किसी भी दो कॉइल के दो एक्टिव कंडक्टर तथा दो एंड कनेक्शन से बना लूप। तो ये देखो दो एक्टिव कंडक्टर, मैं मान लेता हूं एक ये है एक ये है, इसको नीचे छोड़ रखा है और ऊपर से जोड़ रखा है। तो दो एक्टिव कंडक्टर्स या दो एंड कनेक्शन से बना लूप, सुनो, दो एक्टिव कंडक्टर या दो एंड कनेक्शन से बना लूप ही क्या कहलाता है, वाइंडिंग एलिमेंट कहलाता है। तो लिख लेते हैं,
दो एंड कनेक्शन से बना लूप कॉइल कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये चीज है, ये दोनों जो साइड है ना, इसे कहते हैं हम लोग एक्टिव साइड, और ये वाली जो साइड है ना, इसे कहते हैं पैसिव साइड। पैसिव नहीं, इनएक्टिव कहेंगे हम लोग। ठीक है, और इन्हें कहेंगे हम लोग लीड। इन्हें क्या कहोगे आप लोग? लीड कह सकते हैं, और लीड ही कहेंगे। ठीक है, अभी सब लोग इधर अच्छे से ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो वाइंडिंग एलिमेंट को ही कॉइल कहा जाता है। दो वाइंडिंग एलिमेंट से बने लूप को कॉइल कहा जाता है। ध्यान से सुनो, दो वाइंडिंग एलिमेंट से बने, अब्दुल समीर गुड मॉर्निंग, एनओ एनसी कॉन्टैक्ट काम कैसे करते हैं भाई? एनओ एनसी कॉन्टैक्ट काम कैसे करते हैं देखिए। एनओ और एनसी, एनओ को क्या कहा जाता है? नॉर्मली ओपन, और एनसी को क्या कहा जाता है? नॉर्मली क्लोज। तो देखिए जो एनसी बटन है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑफ करने के लिए। और एनओ बटन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑन करने के लिए। तो देखो एनओ बटन नॉर्मली ओपन, यानी कि ये हमेशा नॉर्मल ओपन रहता है। तो देखो इस तरह का है एक, ठीक है, अब ये नॉर्मली ओपन है, ये टच नहीं कर रहा, यानी कि मैं इसे क्या कहूंगा? नॉर्मली ओपन। अब जैसे ही मुझे मेरी मोटर वाइंडिंग या कुछ भी एक्सवाइजेड डिवाइस ऑन करनी है, तो मैं इस बटन को दबाऊंगा, जैसे ही इसे दबाऊंगा तो ये इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये कैसा रहता है? ओपन रहता है, जब दबाएंगे तभी क्लोज होगा। फिर बात करते हैं ऑफ बटन की, तो ये ऑन हो गया। अब यहां से एक बटन था जो कि कंडीशन में शॉर्ट कर रहा है, और ये ऑफ है। अब ये हो गया नॉर्मली ऑफ, ठीक है, सॉरी नॉर्मली क्लोज। नॉर्मल टाइम में ही क्लोज रहता है, लेकिन मानो कि मुझे ऑफ करना है, किसी बटन को ऑफ करना है, तो मैं इसे प्रेस कर दूंगा। जैसे ही इसे प्रेस करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज। तो ये नॉर्मल टाइम पे तो क्लोज रहता है, लेकिन जब मैं इसे ऑन करूंगा तो ऑफ हो जाता है। गुड मॉर्निंग लखन जी, लखन जी गुड मॉर्निंग। 2-3 दिन हो गए आपको आया नहीं शायद आप, तो समझे, नॉर्मली ओपन स्विच ऑन करने के लिए और नॉर्मली क्लोज स्विच ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इन स्विच से ये समझना है कि एनओ बटन नॉर्मली ओपन रहता है और एनसी बटन नॉर्मली क्लोज यानी कि बंद रहता है। अब यहां देखिए कि दो कॉइल से बना, दो वाइंडिंग टंग से बना हुआ लूप कॉइल कहलाता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? कॉइल समझ आ गई? ठीक है, तो अब देखिए ये दो ऊपर की साइड तो इनएक्टिव साइड कहलाते हैं, और ये दो एक्टिव साइड कहलाते हैं। ये ठीक है, इनको भी अपन इनएक्टिव साइड ही कहेंगे। ये जो है ना साइड, इन्हें भी हम इनएक्टिव साइड ही कहेंगे, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। सुप्रभात चंद्रकला जी, तो इसे भी हम लोग इनएक्टिव साइड ही कहते हैं। फिर देखिए ये हो गए बैक एंड कनेक्शन और ये फ्रंट एंड कनेक्शन होते हैं। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा एक्टिव साइड। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव साइड। व्हाट इज एक्टिव साइड, यानी कि एक्टिव साइड होती क्या है, ये देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए कॉइल का वो हिस्सा या फिर वाइंडिंग एलिमेंट का वो हिस्सा जो कि ईएमएफ पैदा करने में मदद करता है, जो स्लॉट के अंदर बंद रहता है। गुड मॉर्निंग फीलिंग शेयर, यानी कि जो कॉइल के अंदर बंद रहता है, ठीक है, जो ईएमएफ पैदा करने में मदद करता है, उसे एक्टिव साइड कहते हैं। तो देखो अब स्लॉट है, स्लॉट के अंदर ये वाली साइड स्लॉट के अंदर रहती है और ये बाहर निकली रहती है। ये जो साइड है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये तो कॉइल के अंदर रहती है स्लॉट के अंदर, और ये बाहर निकली रहती है, तो इसीलिए इसे एक्टिव साइड कहा जाता है। तो कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर कोर के खांचों में रहता है, कॉइल का वह भाग जो, कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर कोर के खांचों में रहता है। कॉइल का वो भाग जो आर्मेचर कोर के खांचों में रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइड। तथा साथ ही साथ ये ईएमएफ भी पैदा करता है, ठीक है, रहता है, जिसकी वजह से ईएमएफ उत्पन्न होता है। जिसकी मदद से ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइड। एक्टिव साइड कहते हैं। तो ये देखो ये रही एक्टिव साइड, ये जो ये दिख रही है ना आपको, ये एक्टिव साइड कहलाएगी। समझ आ गया? कॉइल का वह भाग जो स्लॉट के अंदर रहता है तथा जिसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है, जिसकी मदद से ईएमएफ पैदा होता है, वो एक्टिव साइड कहलाती है। अब आता है इनएक्टिव साइड।
इनएक्टिव साइड। तो साहिल गुड मॉर्निंग। साहिल बड़ा लेट हो गया आज। इनएक्टिव साइड तो कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर कोर के बाहर रहता है, यानी कि वह भाग जो आर्मेचर कोर के बाहर स्थित रहता है। तो वो भाग जो आर्मेचर कोर के बाहर स्थित रहता है उसे हम लोग इनएक्टिव साइड कहते हैं, ठीक है। तथा इसके अलावा भी क्या, वापस बताइए। अच्छा वापस बताऊं, देखिए एक्टिव साइड क्या है, कॉइल का ये वाला भाग है, कॉइल का वह भाग जो आर्मेचर के खांचे। अब आपने आर्मेचर देखा होगा, आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, वाइंडिंग डाली फिर बाहर निकाली। अब जैसे मान लो आपके मैं कहता हूं कोई कपड़ा है, ठीक है। अब देखो मैं इस तरह से दिखाता हूं, मानो अपने पास कपड़ा है, देखो अब ये कपड़ा है, इसके ऊपर ये सिलाई दिख रही है आपको, सिलाई दिख रही है। अब आप देखिए कि ये धागा नीचे से डाला गया फिर ऐसे निकाला गया। अब कुछ कपड़ा तो जो धागा है वो सिलाई के ऊपर की तरफ भी दिखेगा, आगे पीछे दोनों तरफ दिखेगा। तो जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखता है वो एक्टिव साइड है, और जो अंदर की तरफ रह गया, जो अंदर की तरफ धागा रह गया उसे क्या कहेंगे, एक्टिव साइड। यानी कि जो मेन चीज तो वो अंदर की तरफ हो गया, लेकिन बाहर की तरफ वाला भी काम का है। इसीलिए जो इसी तरह से आर्मेचर के स्लॉट होते हैं, गोल आर्मेचर होता है, उसके अंदर वायर ऐसे बांधा जाता है। तो एक तो हो गया जो अंदर की तरफ हिस्सा, एक बाहर की तरफ। अब अंदर की तरफ का जो हिस्सा होता है वही उस कोर के साथ कांटेक्ट में रहता है और वही मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। यानी कि अंदर का हिस्सा तो एक्टिव साइड, लेकिन बाहर का हिस्सा भी इंपॉर्टेंट है, जो इनएक्टिव साइड है वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कॉइल के दो एक्टिव भागों को जोड़ता है। तो ये स्थिर रहता है तथा कॉइल के दो एक्टिव भागों को जोड़ता है। तो ये कॉइल के दो एक्टिव भागों को जोड़ने का कार्य भी करता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनएक्टिव साइड, ठीक है। इनएक्टिव साइड किस बात का, अरे ये तो छोड़ो लखनी, इसकी बात को इग्नोर करो, ये टाइम पास करता रहता है। तो इनएक्टिव साइड ये जो दोनों हिस्से हैं ना, ये इनएक्टिव साइड और ये दोनों हिस्से भी इनएक्टिव साइड हो गए, ठीक है। एक्टिव और इनएक्टिव साइड आप लोगों को क्लियर है क्या, कमेंट करके बता दो कि एक्टिव और इनएक्टिव साइड आप लोगों को क्लियर है। चलिए इसके बाद आता है कॉइल लीड्स। एक्टिव और इनएक्टिव साइड के बाद आएगा अपना अगला कॉइल लीड्स। तो किसी कॉइल के कनेक्शन कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले आरंभ तथा अंत के सिरे, ठीक है। तो मान लो कोई भी कॉइल है, तो किसी भी कॉइल के आरंभ व अंत के सिरे, जो आरंभ व अंत के सिरे जो कनेक्शन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो किसी भी कॉइल के आरंभ व अंत के सिरे जो कि कनेक्शन के लिए काम में लिए जाते हैं उन्हें हम लोग कॉइल लीड कहते हैं। तो यहाँ कॉइल लीड, ये देखो ये वाइंडिंग स्टार्ट हुई, यहाँ जाके एंड हो गई, तो इसके जो आरंभ व अंत के सिरे हैं ये एंड कनेक्शन कहलाते हैं, लीड कहलाते हैं, जिसे कि हम लोग काम में लेते हैं। तो क्या ये चीज क्लियर हो गई, एक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड और कॉइल लीड। क्लियर है ना सबको। चलिए कोई बात नहीं, समीर मेहनत लग रही है तो दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी सबसे पहले लाइक करो भाई। सर की मेहनत अगर दिख रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो और वीडियो को आते ही लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। और बाद वाली जो वीडियोस रह जाती है तो उन पर कमेंट करा करो। प्लस जो मैं बोलता हूँ कि भाई अपना इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन के नाम से चैनल है, वहां जा गया करो, वहां जाके छोटी छोटी वीडियोस देखा करो। उसके अलावा भी अगर आपको और कुछ करना चाहते हो तो आप हमारा जो अभिषेक जैन रिव्यू के नाम से यूट्यूब चैनल है वहां भी जा सकते हो। तो फैलाओ, थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करो, ठीक है। एक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड और कॉइल लीड सब लोगों को क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोल पिच। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोल पिच, ठीक है। यहां तक तो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो भी याद आ जा रहा है बस वीडियो पे लाइक ठोकते जाओ। तो देखो दो संलग्न पोल के बीच की दूरी, अब संलग्न क्या होता है, एडजेसेंट, पास पास के। तो जो दो पास पास के पोल हैं, अब उन दोनों पास पास के पोल, अब ऐसा नहीं बिल्कुल चिपक के, एक यहां तो एक यहां, अब तीसरे नंबर पे भी है, देखो तीन पोल हैं, एक दो तीन। अब पहले और तीसरे को नहीं कहेंगे हम लोग पोल पिच, पहले और दूसरे के बीच में जो दूरी है तथा दूसरे और तीसरे के बीच जो दूरी है उसे पोल पिच कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पोल पिच जो दो सबसे पास पोल है उनके बीच की दूरी होगा। तो लिख लेते हैं,
तो दो सबसे पास यानी कि एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है, ये चीज ध्यान रखें। दो सबसे पास पोल के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। तो पोल पिच आप लोग समझिए। लेकिन अब देखिए पोल पिच है, इसे किससे व्यक्त किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पोल पिच को वाई पी से व्यक्त किया जाता है। पोल पिच का ध्यान रखिए कि पोल पिच को वाई पी से व्यक्त किया जाता है। सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। इससे पहले भी मैं पोल पिच पढ़ा चुका हूं, आपको वाइंडिंग थोड़ी सी पढ़ाई थी जहां। तो अब ये चीज ध्यान रखो, अभी मैंने जो अल्टरनेटर में पोल पिच पढ़ा था, लेकिन अब एक एक चीज जो यहाँ पे आती जाएगी उसका फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे दिन से कह रहे थे कि सर डीसी मशीन की वाइंडिंग, एसी की वाइंडिंग पढ़ाई नहीं। अब वाइंडिंग पढ़ा रहा हूं, तो अब आपको ध्यान देना है क्या कि पोल पिच को वाई पी से शो किया जाता है। और पोल पिच का फॉर्मूला क्या होगा, स्लॉट्स की कुल संख्या। देखिए फॉर्मूला, स्लॉट्स की कुल संख्या बटे पोल्स की संख्या, बटे पोल्स की संख्या। स्लॉट्स की कुल संख्या बटे पोल्स की संख्या बराबर चालकों की कुल संख्या। एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, स्लॉट्स की जगह जो उसके अंदर चालक हैं, चालकों की कुल संख्या चालकों की कुल संख्या बटे पोल्स की संख्या। तो ध्यान रखेंगे पोल पिच के दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, क्या, जितने भी स्लॉट हैं उनकी कुल संख्या बटे चालकों। अब जितने स्लॉट है तो उतने ही तो चालक जाएंगे भाई, जितने स्लॉट है उतने ही चालक जाएंगे। तो आप ये भी कह सकते हो भाई चालकों की कुल संख्या बटे पोल्स की संख्या। अब आप ये देखिए जितने स्लॉट होंगे उसमें उससे डबल चालक होंगे, क्योंकि एक स्लॉट में दो कंडक्टर आएंगे। अब देखिए इस तरह से जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट है तो उसमें एक कंडक्टर तो यूं आ गया और एक ये आ गया, तो एक स्लॉट में दो कंडक्टर होते हैं। तो जब बोले स्लॉट्स की कुल संख्या, तो जितने स्लॉट दे रखे हो उसमें पोल की संख्या का डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आप चालकों की संख्या से करना चाहते हो तो स्लॉट्स के डबल मात्रा में आपके चालक दे रखे होंगे, जितने स्लॉट है उसके डबल मात्रा में आपको चालक दे रखे होंगे। ये चीज ध्यान रखना बस। तो क्या सबको ये क्लियर है, कमेंट करके बता दो मुझे, फिर मैं ये रफ कर रहा हूं। एक्टिव कॉइल या वाइंडिंग एलिमेंट किसे कहते हैं, एक्टिव साइड क्या होती है, इनएक्टिव साइड क्या होती है, कॉइल लीड क्या होती है और पोल पिच क्या होता है, ये सब लोग को क्लियर है तो कमेंट कर दो, फिर हम इसे बंद करते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना। सर आपके लिए शायरी आपसे पहले भी कई आए, कई आपके बाद आएंगे, आपके बाद भी कई आए, आपके बाद कई आएंगे, पर सच बोलता हूँ भगवान की कसम आप हमें सबसे ज्यादा याद आएंगे। अरे क्या बात है, तो भाई मैं कहीं जा तो ना रहा हूँ। अबे ऐसी शायरियां क्यों सुना रहे, सेंटी वाली शायरियां भाई पवन, अपन कहीं जा तो ना रहे, अभी मर तो ना रहे अपन यार। हम भी जिंदा है, तुम भी यही हो, हम भी यही है, कोई कहीं जा तो ना रहे हैं। ये तो यार अब तो पवन तो रोज शायरियां लेके आ रहा है। और नहीं, और मैं बताऊं पवन से ज्यादा अच्छी शायरियां तो हमारा समीर बोलता है। हमारे समीर भाई बहुत अच्छी शायरी बोलते हैं, लेकिन कभी हमारे लिए शायरी बोलते ही नहीं है। समीर भाई तो अपनी समीरा के लिए शायरी बोलते हैं, हमारे लिए शायरी नहीं बोलते। जबकि समीर बहुत ही अव्वल दर्जे के शायर हैं। जो हमारे बीच हैं अब्दुल समीर, बहुत ज़्यादा कई स्टेज परफॉर्मेंस। पवन टैंक, टैंक नहीं टांक है, पवन टांक है, तालियां लीजिए मैंने बचा दी, पवन टांक है। और समीर जी जो हमारे, समीर जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ, बहुत ही आला दर्जे के, अव्वल दर्जे के शायर हैं। कई जगह पे स्टेज परफॉर्मेंस दे चुके हैं, कई लोगों की मदद करते हैं, शायरियाँ बोल बोल के लोगों को, अपने दोस्तों की मदद करते हैं, शायरियाँ लिख लिख के देते हैं। लेकिन कभी हमारे लिए तो शायरी बोली नहीं है हमारे समीर जी ने, लेकिन कई लोगों के लिए शायरी बोलते हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी, उम्दा, बहुत ही अव्वल दर्जे की। हाँ, और ज्यादातर ये क्या है, प्यार भरी शायरी ज्यादा बोलता है समीर। चले तो अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे बेस। क्या क्वेश्चन है कि एक वाइंडिंग है, एक मशीन है जिसमें आर्मेचर में 48 चालक हैं। तो 48 चालक हैं और 48 चालक हैं, यानी कि कंडक्टर 40 है। तो अब स्लॉट कितने होंगे, 24 होंगे ना सीधे सीधे, बस तो 24 स्लॉट आधे कर दो, चालक के आधे स्लॉट होंगे। और स्लॉट दे भी रखा है, किताब में दे भी रखा है न्यूमेरिकल कि 48 चालक है तथा 24 स्लॉट है तथा 4 पोल हैं। तो पोल कितने हो गए, 4, पोल की संख्या हो गई 4। अब आपसे पूछा है पोल पिच ज्ञात कीजिए, पोल पिच ज्ञात कीजिए। सर अब से आपके लिए भी जरूर लिखूंगा, चले क्या बात है। और समय पवन ने भी बहुत अच्छी लिखी है, कल भी बहुत अच्छी लिखी थी, आज भी बहुत अच्छी लिखी है। चलिए अब देखेंगे पोल पिच। अब पोल पिच का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया भाई, नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे पोल की संख्या। तो नंबर ऑफ स्लॉट 24 बटे
4, 24/4 हो गया। तो 24/4 कितना हो गया, 4 छक्के 24, तो 6 आ गया। पोल पिच की दूरी कितनी आ गई, 6 पोल पिच आ गया। लेकिन अब देखते हैं चालक के अनुसार, तो चालक के अनुसार 48 चालक है और पोल वही 4 है। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि अगर चालक के हिसाब से देखोगे कंडक्टर, तो भाई कंडक्टर तो भाई 48 है, तो 48 के हिसाब से तो 12 की दूरी हो गई। लेकिन अगर पोल के हिसाब से देखोगे आप लोग, यानी कि देखो अब आपको ये कंफ्यूज हो जाओगे, सर यार यहां से 4 है, यहां से 12 है, कैसे? तो देखिए यहां देखो तो ये 12 चालक हो गए, तो इनके बीच की दूरी हो गई पोल पिच। यानी कि मेरा एक पोल तो मैंने यहां बना रखा है और एक पोल मैंने यहां बना रखा है, तो ये हो गई पोल पिच की दूरी। लेकिन ये हो गए टोटल चालक। लेकिन यदि मैं बात करूं तो ये तो हो गया पोल नंबर 1, ये हो गया पोल नंबर 2, तो इन दोनों पोल के बीच में चालक के अनुसार तो 12 की दूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, स्लॉट की, तो देखो ये एक स्लॉट हुआ, ये पूरा एक स्लॉट हुआ, ये 2 हुए, ये 3 हुए, ये 4 हुए, ये 5 हुए और ये 6 हुए। तो स्लॉट के अनुसार, क्योंकि हर एक स्लॉट में 2 वाइंडिंग आ रही है, हर एक स्लॉट में 2 चालक आ रहे हैं, तो स्लॉट के अनुसार तो दूरी 6 हुई। लेकिन अगर चालक के हिसाब से देखेंगे तो 12, क्योंकि जबकि दूरी तो वही है, तो इतनी ही दूरी में चालक तो 12 आएंगे लेकिन स्लॉट 6 आएंगे। तो इस हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि पोल पिच क्या निकलेगा, 6 निकलेगा स्लॉट के अनुसार और 12 निकलेगा चालक के अनुसार। क्लियर है ये चीज? क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? कमेंट करके बताओ, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीजें तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या ये चीज क्लियर है। ठीक है, 12 चालक यानी 6 स्लॉट। उस्ताद मिर्जा गालिब के स्टूडेंट है समीर। अरे बहुत ज्यादा अमीर खुसरो के वंशज हैं ये, नस नस में इनके शायरी बसी हुई है हमारे समीर भाई के, नस नस में इतनी शायरी बोलता है, इतनी शायरी बोलता है, क्या बताया जाए। ये तंजिल जानता है कितनी शायरी बोलता है ना, तंजिल का खास दोस्त है। चलो अब देखते हैं हम लोग फ्रंट कॉइल स्पान। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कॉइल स्पान क्या होता है। तो कॉइल स्पान कुछ नहीं, एक ही चालक के, एक ही कॉइल के 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी, एक ही कॉइल के 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कॉइल पिच कहलाती है। हेलो अभिषेक सर, अच्छा हेलो पुत्र संजय कुमार जी, हेलो संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कहां से है संजय जी, एक बार कमेंट करके बताएं संजय जी आप कहां से हैं। चलिए तो ये देखिए, ये जो 2 एक्टिव कॉइल के बीच की दूरी है ये क्या कहलाएगी, कॉइल पिच। तो एक ही कॉइल, सर तंजिल के 50 रुपए काटो हुआ है देंगे अच्छा अरे संजय जी भैया हमारे मित्र तो नहीं है, सपोतरा वाले संजय चौधरी जी को नमस्कार, हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है संजय भाई। चलिए ये हमारे संजय जी है जिन्होंने मेरे साथ इंजीनियरिंग की थी, बीटेक में हमारे साथ थे संजय जी हमारे। और अभी ये सपोतरा करौली में क्या है, अभी आपको पता नहीं है, 10th तक के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक योजना शुरू की गई है जो कि राजस्थान के कुछ ही स्कूलों में। इसके अंतर्गत स्कूलों में ब्यूटी पार्लर के कोर्स और इसी के साथ साथ मैं बताऊं इलेक्ट्रीशियन के कोर्स, छोटे छोटे जो कोर्स है वो उनको एक ही किताब पढ़ाई जाती है। बच्चे खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कोर्स में जाना है, और उसी कोर्स के साथ हमारे संजय कुमार जी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सपोतरा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं। किसमें, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में। ये स्कीम सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए होती है जिसके अंदर ये एक एक टीचर अपॉइंट करता है, लेकिन अभी ये राजस्थान के सभी कॉलेजों में स्कूलों में नहीं है, बहुत ही कम स्कूलों में है और उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट पढ़ाते हैं और उनमें से हमारे संजय जी मेधावी छात्र हैं। प्लस इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, संजय भाई प्रेजेंट हो गया, संजय जी ने किताब भी पब्लिश कराई हुई है, हाँ राजस्थान में ही है। संजय जो चौधरी है मेरे दोस्त, इन्होंने एक बहुत ही इतनी मोटी किताब पब्लिश करा रखी है जिसमें इन्होंने अभी तक के काफी, मैं कहूँ 2001 से लेके 2013 शायद 15-16 तक के कंपटीशन एग्जाम या उससे पहले के भी जो कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबका सार इन्होंने एक बुक में पब्लिश कराई थी। शायद मेरे हिसाब से 2015 या 16 में कराई थी संजय, 15 या 16 में संजय ने एक बुक भी पब्लिश कराई थी। संजय चौधरी के नाम से बुक मिल जाएगी आपको मार्केट में, बट वो बुक इंग्लिश में काफी अच्छी बुक है। संजय भाई नहीं, तंजिल संजय सर 2015 में बुक पब्लिश कराई थी। संजय सर हैं ये हमारे और बहुत ही टैलेंटेड हैं। चलो संजय भाई अपन अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाकी आपसे चर्चा करेंगे। तो संजय जी हमारे बीच में आए, इसके लिए एक बार संजय जी के लिए सभी जो हमारे स्टूडेंट हैं जोरदार तालियां बजाएंगे। चले तो अब देखिए कॉइल स्पान क्या होता है, 2 कॉइल, एक ही कॉइल एक ही है लेकिन वाइंडिंग एक ही है। अब उसके एक्टिव साइड के बीच की दूरी, उसके एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कॉइल पिच कहलाती है। तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि एक कॉइल की 2, एक
कॉइल की दो एक्टिव साइड के एक ही कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या कहलाती है? कॉइल पिच। कॉइल पिच। तो एक कॉइल के, ध्यान रखना एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि कॉइल पिच क्या होता है, कि दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, दो इनएक्टिव साइड के बीच की दूरी, तीन एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या? तो आपको ठीक से टिक करना है कि दो एक्टिव साइड के एक ही कॉइल, ध्यान रखना कॉइल एक ही रहेगी, तो एक ही कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी। सर इश्क ने ऐसी तबाही मचा रखी है, इश्क ने ऐसी तबाही मचा रखी है, आधी दुनिया पागल आधी शायर बन रखी है। अच्छा क्या बात है, अरे वाह यार समीर भाई, तो इस तरह की शायरी हमारे कोई काम की नहीं है। इश्क ने कैसी तबाही मचा रखी है, आधी दुनिया शायर और आधी दुनिया पागल हो रखी है ना। बहुत ही बढ़िया। चलिए बीच बीच में आप लोग समीर की शायरी पढ़ते रहिए, आनंद उठाते रहिए, हमारे बीच में सारी तरह का प्रबंध है, पढ़ाई भी होती है, मजाक मस्ती भी होती है और शायरी भी होती है, तो शायरी का आनंद सभी लोग उठाते रहेंगे। तो क्या आपको कॉइल पिच क्लियर है? क्या दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, अब मानो कि कैसे निकालेंगे कॉइल पिच का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा यहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कॉइल का फॉर्मूला भी होना चाहिए, कि कॉइल पिच का फॉर्मूला क्या होगा। समीर भाई ओपी इन द था चैट, चलो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो तुम लोग। तो स्लॉट की कुल संख्या, यानी कि जो स्लॉट है, स्लॉट की कुल संख्या, जितने भी स्लॉट हैं उन स्लॉट की संख्या में आपको भाग किसका देना है? पोल की संख्या का हमेशा, ठीक है, यानी कि जितने स्लॉट बटे पोल माइनस के। अब आप बोलोगे कि सर माइनस के क्या है, तो चालकों की कुल संख्या, के को हम लोग क्या कहेंगे? चालकों की कुल संख्या, यानी कि जितने स्लॉट हैं जितने पोल हैं डिवाइड करके चालकों की कुल संख्या को हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। समझ आ गया ये चीज आप लोगों को? अब यहां देख लो थोड़ी देर, समीर तंजिल जो भी बच्चे हैं थोड़ी देर आप यहां देखो, ठीक है प्लीज। यहां देखो कॉइल स्पान क्या कहता है, कॉइल स्पान या कॉइल पिच क्या कहते हैं? अच्छा कॉइल स्पान और कॉइल पिच बराबर एक ही चीज है भाई, दो बीच की दूरी कॉइल स्पान या कॉइल पिच बराबर है, तो क्या होगा? एक ही कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? कॉइल पिच या कॉइल स्पान कहलाएगी। अब निकालेंगे कैसे? नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल चालक, माइनस टोटल चालक, ये निकालेंगे कॉइल पिच। सब लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कॉइल पिच कैसे निकालेंगे या कॉइल स्पान कैसे निकालेंगे, ठीक है। हटा रहा हूं मैं कॉइल स्पान। चले कॉइल स्पान के बाद आता है बैक पिच। बैक पिच क्या होता है? बैक पिच क्या होता है? तो चलिए अभी एक्टिव और इनएक्टिव साइड को हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रंट पिच और बैक पिच क्या होता है और इसे किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा। चलिए तो ये हो गया हमारा, दो कॉइल हैं, दो कॉइल हैं। अब इन दो कॉइल यानी कि किसी भी एक कॉइल के बैक की दूरी, अब ये दो कॉइल कर दी गई, तो ये जो इसके बैक की दूरी होती है ना, इसे तो क्या कहा जाता है? वाई बी, यानी कि बैक पिच, ठीक है। ये टोटल ये हो गया वाई बी यानी कि बैक पिच। और अभी आगे एक और चीज आएगी जो मैं लिखा देता हूं पहले ही, फ्रंट पिच। तो बैक पिच क्या कहलाता है? आर्मेचर के पीछे के और एक कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी। तो लिख लेते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के पीछे की ओर दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है। और बैक पिच को शो किससे किया जाता है? वाई बी, ठीक है। दो लाइक हैं बस, हाँ भाई लाइक कर दो यार सब लोग, वंश इतना कह रहे तो। बैक पिच क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग के पीछे की ओर दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी। तो देखो ये एक वाइंडिंग है, ये एक वाइंडिंग है, कॉइल है। रजनीकांत बरबार जी, रजनीकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। काफी दिनों बाद आए या पहली बार आए ये बता दो मुझे, क्योंकि जो बच्चा एक आधी बार आता है उसका ध्यान नहीं रहता और जो रोज आते हैं उनका तो ध्यान रहता है। गुड मॉर्निंग। तो दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी हो गई बैक पिच। अब बात करते हैं फ्रंट पिच की। तो फ्रंट पिच को क्या कहा जाता है? वाई एफ, ठीक है।
फ्रंट पिच को YF से शो किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड। तो देखो दूसरी कॉइल, तो दूसरे नंबर पे जो कॉइल है, तो दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड तथा पहली कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी। तो ये देखियो, ये दो कॉइल दे रखी है, ये एक कॉइल हो गई, बाद वाली एक कॉइल हो गई। तो ये देखो, ये दूसरी कॉइल की प्रथम साइड और प्रथम कॉइल की दूसरी साइड के बीच की दूरी। तो ये चीज समझ आ रही है क्या, दिख रही है सब लोगों को कि पहली कॉइल, पहली वाइंडिंग है उसकी दूसरी कॉइल और दूसरी वाइंडिंग की पहली कॉइल के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। तो दूसरी कॉइल की प्रथम एक्टिव साइड और प्रथम कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। यह दूरी भी स्लॉट अथवा चालकों की संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो ये जो दूरी है ये भी स्लॉट की संख्या और चालकों की संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हो, अपने ऊपर है। अब उसके बाद आ जाता है एवरेज पिच। एवरेज पिच क्या कहलाता है, तो फ्रंट पिच तथा बैक पिच का औसत एवरेज पिच कहलाता है। अब जो फ्रंट पिच निकाला और बैक पिच निकाला उसका एवरेज, तो एवरेज है तो आ जाएगा YA। तो यहां देखिए YB प्लस YF, इसका एवरेज निकालना है। दो क्वांटिटी है तो एवरेज निकालते वक्त जितनी क्वांटिटी होती है उससे ही डिवाइड करते हैं, दो क्वांटिटी है तो डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया एवरेज पिच का सूत्र। एवरेज पिच का सूत्र हो गया ये, क्या बैक पिच तथा फ्रंट पिच के बीच की दूरी एवरेज पिच कहलाती है। क्या लिख रहे हो भाई? कॉइल इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सर मैंने तो डिप्लोमा किया है। अच्छा रजनीकांत जी, आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो आप? चलिए ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं एवरेज पिच हो गया। अब इसके बाद आता है एक रिजल्टेंट पिच यानी कि परिणामी पिच। रिजल्टेंट, किसी भी चीज का रिजल्टेंट निकालना उसको कहते हैं परिणामी। रिजल्टेंट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश हिंदी में कहेंगे परिणामी। और ये रिजल्टेंट R से है तो इसे YR से शो किया जाएगा, इसे YR से शो किया जाएगा। तो देखिए दो संलग्न कॉइल, यानी कि जो दो कॉइल पास पास में होंगे, संलग्न यानी कि एडजेसेंट, तो दो संलग्न कॉइल की एक्टिव साइड की दूरी परिणामी पिच कहलाती है। तो देखिए ये है और ये है। अब दो संलग्न कॉइल है, ठीक है, देखो एक कॉइल तो ये रही और एक कॉइल ये रही। इन दोनों कॉइल के एक्टिव साइड के बीच की दूरी, तो एक्टिव साइड कहां है, ये रही और ये रही, तो इसे कर देंगे यहां पे YR। तो लिख लेंगे दो संलग्न कॉइल के एक्टिव साइड के बीच की दूरी, दो संलग्न कॉइल के एक्टिव साइड के बीच की दूरी रिजल्टेंट पिच कहलाती है। तो दो संलग्न कॉइल के एक्टिव साइड के बीच की दूरी रिजल्टेंट पिच कहलाती है। सभी लोग ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये देखो काफी सारे बच्चे क्लास छोड़ के जा चुके हैं, तो जो जो क्लास में प्रेजेंट हो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो, पता पड़े कि कौन अभी प्रेजेंट है और कौन जा चुका है। ठीक है, तो रिजल्टेंट पिच को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, YR इज इक्वल टू YB माइनस YF। YB माइनस YF एक होता है कम्यूटेटर पिच। तो एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के, चलिए तंजिल, अनिल, पवन, अब्दुल समीर और लोकेश, चलिए बस अब इन्हीं लोगों की आज की अटेंडेंस लगाई जाएगी, ठीक है, जो क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसे क्लास के बीच में आना जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, क्लास में रेगुलर रहा करो, कुछ सीखना है तो रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा आप बताओ आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कॉइल। कॉइल क्या होती है समझ आया? कॉइल की एक वाइंडिंग के दो कनेक्शन, एक ही वाइंडिंग के दो कॉइल, ठीक है, एक ही वाइंडिंग के दो कॉइल, यानी कि अपन कह सकते हैं दो एक्टिव कंडक्टर।
दो एक्टिव कंडक्टर या एंड कनेक्शन को कॉइल कहते हैं। इसके बाद एक्टिव साइड कि कॉइल का वह हिस्सा जो स्लॉट के अंदर रहता है तथा ईएमएफ पैदा करता है उसे एक्टिव साइड कहते हैं। फिर पढ़ा इनएक्टिव साइड, कॉइल का वो हिस्सा जो कि बाहर की तरफ रहता है या फिर उसके द्वारा कनेक्शन किए जाते हैं उसे इनएक्टिव साइड कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कॉइल लीड, जो दो एंड कनेक्शन जहां से कॉइल स्टार्ट होती है जहां पे एंड होती है उन लीड को कनेक्शन के लिए काम में लिया जाता है, उन्हें कॉइल लीड कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पोल पिच क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था पोल पिच। इसके बाद हमने पढ़ा था कॉइल पिच या कॉइल स्पान के बारे में। उसके बाद फ्रंट पिच, बैक पिच, रिजल्टेंट पिच। ठीक है, तो यहां तक सब लोगों को सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्या यहां तक सब लोगों को सब कुछ क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सो अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, लैप वाइंडिंग। अब डीसी आर्मेचर वाइंडिंग दो तरह की होती है, लैप और वेव वाइंडिंग। सब लोगों को याद होना चाहिए कि लैप और वेव वाइंडिंग दो तरह की वाइंडिंग तो होती है। सबसे पहली चीज लैप वाइंडिंग होती है और दो वेव वाइंडिंग होती है। अब एक एक करके हम लोग लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लैप वाइंडिंग। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको लैप वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था डीसी मशीन के अंदर, डीसी आर्मेचर, डीसी मोटर में भी और डीसी जनरेटर में, दोनों में मैंने आपको समझाया था। उधर हमने पढ़ा था। तो सबसे खास बात देखेंगे कि लैप वाइंडिंग किस तरीके की होती है। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम से समझना। चलिए डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा काम होगा। चलिए, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो तीन कॉइल इसमें दिख रही है, कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल नंबर 3। तो कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 3 सबको दिख रहा है। लैप वाइंडिंग देखो इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा, बट यहां पे फोकस रखना, सब लोगों को फोकस रखना है यहां पे। ठीक है, अनिल, तंजिल, समीर और इसके अलावा कौन कौन प्रेजेंट है, वंश। ठीक है, जो जो भी प्रेजेंट है, लखन, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे सभी लोग। ठीक है, समीर, अनिल, लोकेश, पवन, टांक, तंजिल, जो जो प्रेजेंट है, रजनीकांत जी, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। हाँ, वे में बराबर टू, वेरी गुड समीर, बिल्कुल सही है। बट पहले यहाँ देखो कि आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए, इस वाइंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्मेचर वाइंडिंग में, इस यहां पे ध्यान दो, इस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के जो सिरे हैं वो एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। कॉइल के सिरे एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। ठीक है, कॉइल के दूसरे एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं, यानी कि मैं इसको चढ़े रहते हैं, इसको क्या कहता हूं, ओवरलैप। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टू इन आर्मेचर वाइंडिंग लीड्स ऑफ कॉइल, इन आर्मेचर वाइंडिंग कॉइल इज ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, कॉइल जो है एक दूसरे पर चढ़ी हुई रहती है, तो इसे ही लैप वाइंडिंग कहते हैं, चढ़े रहते हैं, इसे ही लैप वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो समझे, लैप वाइंडिंग क्या रहती है, जिसमें कॉइल के सिरे एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं, यानी कि ओवरलैप कहते हैं। अब ओवरलैप है यानी कि वाइंडिंग स्टार्ट हुई आगे चलती रहेगी, तो इसीलिए इसे समांतर या फिर मैं कहूं पैरेलल। समांतर को क्या कहते हैं,
इसीलिए इसे समांतर वाइंडिंग, ठीक है, इसीलिए इसे समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं, समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। तो समझ में आया समांतर वाइंडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप वाइंडिंग करोगे तो आपको ईएमएफ का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, E = 5ZNP/60A। तो यहाँ पे जो A है ना, इसे क्या कहा जाता है? पैरेलल पाथ। तो अब देखो ये वाइंडिंग पैरेलल है, पैरेलल किसके सापेक्ष? क्योंकि पोल के सापेक्ष। तो जितने इसके अंदर पोल होंगे, अब आपको एग्जाम में 5ZNP सबकी वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन A की वैल्यू नहीं दे रखी थी, क्योंकि लैप वाइंडिंग में और आर्मेचर वाइंडिंग दो तरह की, लैप और वेव वाइंडिंग में A की वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे? यहां समांतर पाथ यानी कि पैरेलल पाथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, पोल की संख्या के। तो यहां कहां? लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या किसके बराबर होती है? पोल की। तो मैं कहूंगा A = P होता है, यानी कि जो A की वैल्यू है वो पोल्स के बराबर होती है। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब ये वाइंडिंग भी दो प्रकार की होती है, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स, सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स। तो सबसे पहला देख लेते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। भाई दो तरह की वाइंडिंग हो गई, एक तो हो गई आपकी सिंप्लेक्स वाइंडिंग और दूसरी हो गई मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग किस तरह की होती है, अब आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये हो गई सिंप्लेक्स वाइंडिंग। सिंप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है? इस की वाइंडिंग में कॉइल का प्रथम सिरा क्या होगा? पहला, वह अंतिम सिरा साथ वाले सेगमेंट पर, कॉइल का पहला सिरा तो पहले पे और कॉइल का अंतिम सिरा बगल वाली कॉइल के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो यह वाइंडिंग प्राय छोटे तथा मध्यम साइज के आर्मेचर में लगाई जाती है। तो लिख लेंगे, यह वाइंडिंग छोटे तथा मध्यम आर्मेचर में लगाई जाती है। तो छोटे और मध्यम आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग लगाई जाती है? सिंप्लेक्स वाइंडिंग लगाई जाती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे एग्जाम में क्या पूछी जाएगी, यहां YC क्या होता है? कम्यूटेटर पिच। तो यहां YC यानी कि कम्यूटेटर पिच का मान 1 रखा जाता है। YC यानी कि कम्यूटेटर पिच का मान 1 रखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहां किसके अंदर? लैप वाइंडिंग में सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, तो सिंप्लेक्स यानी कि सिंपल है 1, तो कम्यूटेटर पिच का मान 1 रखा जाता है। अब सिंप्लेक्स के बाद आएगा दूसरे नंबर पे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, अब मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के अंदर भी और टाइप्स आते हैं। कैसे? देखो, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में ब्रशों के मध्य समांतर में 2 या 2 से अधिक अलग अलग इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है। जो पैरेलल पाथ है समांतर, उसमें 2 या 2 से अधिक वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इसीलिए इसे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, और उसमें लगातार वाइंडिंग को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, जब पोलों की संख्या को बढ़ाए बिना समांतर पाथों को बढ़ाने की आवश्यकता हो। अब देखो कि मेरे पास 4 पोल हैं, अब 4 पोल हैं, लेकिन मुझे वाइंडिंग की संख्या, पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ानी है। 4 पोल के अंदर ही पैरेलल पाथ बढ़ाने। देखो 4 पोल हैं तो लैप वाइंडिंग में पोल पैरेलल पाथ 4 होंगे, लेकिन मुझे 4 से ज्यादा पाथ करने हैं। ठीक है, तो क्या करो, अब भाई उस पोल के अंदर ही वाइंडिंग को दोबारा ओवरलैप करते रहो। तो 4 के 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 के 16 हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के अंदर जो सबसे पहली वाइंडिंग आती है वो आती है डुप्लेक्स वाइंडिंग, वो आएगी डुप्लेक्स वाइंडिंग। अब डुप्लेक्स वाइंडिंग किस तरीके से आएगी? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डुप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान 2 रखा जाता है। तो अब देखो ये जो वाइंडिंग है वो किस तरीके से हो जाएगी डुप्लेक्स वाइंडिंग में? ये जो सिरा यहां जुड़ा है ये सेकंड पे जुड़ा रहेगा, फिर ये वाला सिरा अगेन ये वाला अगले पे जुड़ा रहेगा। तो पहली कॉइल का पहला सिरा तो कम्यूटेटर पिच के पहले पॉइंट पे और दूसरा सिरा 1 के गैप पे आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो क्या पहला सिरा पहले सेगमेंट से तथा अंतिम सिरा तीसरे। देखो ये पहला सिरा तो पहले सेगमेंट से, लेकिन दूसरा सिरा तीसरे सेगमेंट से, 1 2 3। तो इस तरीके से आगे बढ़ेगा 2 के गैप में। जो दूसरा सिरा है 2 के गैप में आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद आता है बी डुप्लेक्स के बाद आता है ट्रिप्लेक्स। डुप्लेक्स के बाद आएगा ट्रिप्लेक्स, और ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में YC का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ट्रिप्लेक्स में 3। अच्छा, अब ये देखो, सिंप्लेक्स वाइंडिंग में YC का मान कितना था? 1 था। तो यहाँ पे पैरेलल पाथ का मान कितना हो जाएगा? A = P। लेकिन डुप्लेक्स में YC का मान 2 है, तो यहाँ पैरेलल पाथ का मान कितना हो जाएगा? पोल की संख्या का 2 गुना।
पैरेलल पाथ का मान कितना हो जाएगा, पोल की संख्या का 2 गुना। इसी तरह से अगर ट्रिपलेक्स आएगा तो पोल की संख्या का 3 गुना। ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में ही पूछेगा, बताइए कि एक वाइंडिंग है जिसमें पोल्स की संख्या है 4, तो बताइए लैप वाइंडिंग है, 4 पोल है, तो आर्मेचर पैरेलल पाथ कितने होंगे, आप बोल दोगे सीधे से 4, जितने पोल उतने पैरेलल पाथ। लेकिन ध्यान रखना कि वहां डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है। देखो अगर कुछ नहीं दे रखा तो सिंप्लेक्स है, लेकिन अगर डुप्लेक्स लिख रखा है तो ध्यान रखना जितने भी पोल्स होंगे उसका 2 गुना, ट्रिप्लेक्स है तो 3 गुना, क्वाड्रुप्लेक्स है तो 4 गुना कर दिया जाएगा। ट्रिप्लेक्स के बाद कौन सा आता है, क्वाड्रुप्लेक्स, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें वाई सी का मान हो जाएगा 4, तो आर्मेचर पैरेलल पाथ की संख्या कितना हो जाएगी, पोल की संख्या का 4 गुना हो जाएगी, पोल की संख्या का 4 गुना हो जाएगी। क्या सब लोगों को ये चीज क्लियर है, कमेंट करके बताओ फटाफट से। ऐसा क्यों लग रहा है, बोर हो गए सब लोग, भग गए। पैरेलल पाथ का मान कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पैरेलल पाथ का मान 4 गुना हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को मुझे लगता है यही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आज मंडे है, फिर भी क्वांटिटी आई नहीं है, पायल जी भी हैं प्रेजेंट। चलिए तो देखो डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स आप लोगों को सबको समझ आया क्या, क्या ये टॉपिक सब लोगों को समझ आया, ठीक है, क्लियर है ना, ओके वेरी गुड। चलिए चलिए सो अभी कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, समीर, पवन, अनिल। चलिए सो अब हम लोग देखते हैं लैप वाइंडिंग की कुछ विशेषताएं। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें से आएंगे आपके क्वेश्चंस। जो अब हम विशेषताएं पढ़ेंगे, मतलब यानी कि पूरा सार जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेलल पाथ की संख्या अधिक होने के कारण, देखिए जो हमारी एक और वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग, उसमें सिर्फ कितना भी कुछ कर लो वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या दोगी, लेकिन यहां पे पैरेलल पाथ की संख्या ज्यादा है, तो लिखेंगे पैरेलल पाथ का मान ज्यादा होने के कारण, ज्यादा होने के कारण क्या होगा, पैरेलल पाथ का मान ज्यादा होने के कारण करंट का मान भी ज्यादा होता है। क्या, करंट का मान अधिक होता है, करंट का मान अधिक होता है, ठीक है। तो पैरेलल पाथ का मान ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इसमें करंट का मान ज्यादा होगा। अब देखो जो आपके आगे बढ़ोगे वेव वाइंडिंग वो सीरीज में होती है, तो सीरीज में तो करंट, देखो ये सीरीज है तो करंट का मान सेम रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल की बात करते हो, देखो पैरेलल वाइंडिंग ये इस तरीके से हुई, फिर इस तरीके से हुई, फिर इस तरीके से हुई, फिर इस तरीके से हुई, तो यहां से 4 एम्पियर, यहां से 4 एम्पियर, यहां से 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, ठीक है, और एक पॉइंट पे आके सारे जुड़ जाएंगे, तो टोटल 16 एम्पियर निकलेगी, ठीक है। तो पैरेलल पाथ जितने ज्यादा होंगे करंट का मान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये सीरीज होता तो जो 4 एम्पियर यहां से निकला वही 4 एम्पियर यहां पे निकलता, तो सीरीज में करंट का मान कम होता है, जबकि पैरेलल में बात करूं यानी कि लैप वाइंडिंग में करंट का मान अधिक रखा जाता है, या अधिक होता ही है, रखा नहीं जाता, अधिक होता है, ठीक है। अब अगर यहां पे करंट का मान अधिक होगा तो क्या चीज होगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उत्पन्न ईएमएफ का मान अपेक्षाकृत कम होता है, यहां पर उत्पन्न ईएमएफ का मान अपेक्षाकृत कम होता है। यानी कि मैं अब यहां से निकल के एक चीज कह सकता हूं, आई का मान ज्यादा और वी का मान कम। क्या आप लोग ये कह सकते हो, तो एग्जाम में ये पूछा गया है, बताइए कौन सी ऐसी वाइंडिंग है जिसमें करंट का मान ज्यादा, वोल्टेज का मान कम होता है, लैप वाइंडिंग। सीधे सीधे समझ गए आप लोग, ये चीज याद रखनी है कि करंट का मान ज्यादा, वोल्टेज का मान कम होता है लैप वाइंडिंग के अंदर, यही चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर करंट ज्यादा है तो ये उच्च क्षमता वाली मशीनों के लिए भी काम में ली जाती है, ऐसा भी आप लोग कह सकते हो, ये चीज आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जो फॉर्मूलाज थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए ऑलरेडी, ठीक है।
ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जो लैप वाइंडिंग है, ये चीज तो नोट कर लेना। अब जो मैं लिखाने वाला हूं वो आपको अपनी अपनी कॉपी में नोट करके रखनी है, वरना आप लोग भूल जाओगे। क्या? फ्रंट पिच और बैक पिच का मान पोल पिच के बराबर होता है। देखो, बैक पिच फ्रंट पिच का मान पोल पिच के बराबर होता है। फ्रंट पिच तथा पोल पिच, फ्रंट पिच ये क्या है? बैक पिच, और ये क्या है? फ्रंट पिच। इसलिए होना वायरिंग पैरेलल होती है। क्या कह रहे हो? इसलिए होम वायरिंग पैरेलल में होती है। बिल्कुल, होम वायरिंग पैरेलल में रखी जाती है, वो अलग चीज है, ये वाइंडिंग अलग चीज है। ठीक है, वायरिंग और वो अलग चीज है। वायरिंग के अंदर तो हम लोग सप्लाई देते हैं तो वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी, 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी, वो मैं अलग से बाद में बता दूंगा। ये देखो, बैक पिच फ्रंट पिच का मान पोल पिच के बराबर होता है, किसमें? लैप वाइंडिंग के अंदर। तथा फ्रंट पिच तथा बैक पिच दोनों के ही मान विषम संख्या में होने चाहिए। तो लिख लेते हैं बी पॉइंट, वाई बी तथा वाई एफ दोनों विषम संख्या। विषम संख्या को क्या कहा जाता है? ऑड नंबर। विषम संख्या में होने चाहिए। अब विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। तो बैक पिच और फ्रंट पिच का मान दोनों विषम संख्या में। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा सकता है, बताइए लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच तथा बैक पिच का मान कितनी संख्या में होना चाहिए? सम, विषम, दोनों या कोई नहीं? तो आपको क्या टिक करना है? विषम संख्या में होना चाहिए। अब देखिए, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है तो बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तो यहां पे बैक पिच माइनस फ्रंट पिच जब मैं करता हूं, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच यानी कि रिजल्टेंट पिच के लिए, तब इसका मान 2 आना चाहिए। सिंप्लेक्स वाइंडिंग में बैक पिच तथा फ्रंट पिच का मान 2 आना चाहिए। अब अगर मल्टीप्लेक्स है, सिंप्लेक्स के बाद में अब आता है मल्टीप्लेक्स, तो क्या हो जाएगा? वाई बी माइनस वाई एफ 2 इंटू प्लेक्स, यानी कि अगर डुप्लेक्स है तो इंटू 2, ट्रिप्लेक्स है तो इंटू 3, क्वाड्रुप्लेक्स है तो इंटू 4। तो इस तरह से जितने प्लेक्स बढ़ते जाएंगे उतना ही मल्टीप्लिकेशन में आगे करता जाऊंगा। ठीक है, जितने प्लेक्स बढ़ते जाएंगे उतना ही हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करता जाना है। क्लियर है? पंकज इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? अभी यार तेरी पिटाई लगानी पड़ेगी मेरे को ऐसा लग रहा है? बहुत जल्दी आ गया है ना? सुबह 10-10, 11 बजे सुधर दो। काम कर रहा था, अभी तेरा काम पूछता हूँ, रुक जा, मैं काम बताता हूँ तेरे को अभी, है ना? इतना इतना लेट आते हो हैं? यहाँ पे सब लोग सुबह से आकर तो इतना लेट आ रहे हैं। ठीक है, फिर एवरेज पिच का मान तो आपको पता है, वाई बी प्लस वाई एफ अपॉन 2, वाई बी प्लस वाई एफ बटे 2 फ्रंट पिच का एवरेज पिच का मान होना चाहिए। कम्यूटेटर पिच का मान कितना होगा? हाँ पूछेंगे, अभी पूछेंगे। तो कम्यूटेटर पिच का मान सिंप्लेक्स के लिए तो कितना हो जाएगा? 1, डुप्लेक्स के लिए 2, ट्रिप्लेक्स के लिए 3, ये आपको पता है तो मैं फिर भी लिख देता हूं, प्लस माइनस 1 लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर सिंप्लेक्स। प्लस माइनस 2 डुप्लेक्स, प्लस माइनस 3 ट्रिप्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए? पैरेलल पाथ की संख्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने बताया पैरेलल पाथ कितने होंगे। तो पैरेलल पाथ कितने होंगे? P, जितने पोल्स हैं उतने इनटू क्या करेंगे? प्लेक्स की संख्या। तो यहां लिख लेते हैं पोल्स की संख्या इनटू प्लेक्स, यानी कि अगर सिंप्लेक्स है तो जितने पोल है उतने ही, डुप्लेक्स है तो 2 से गुना, ट्रिप्लेक्स है तो 3 से गुना, क्वाड्रुप्लेक्स है तो 4 से गुना हम लोग करते जाएंगे। अब बात करें ब्रश कितने होंगे, तो ब्रश कितने होंगे तो देख लेते हैं। कार्बन ब्रश की संख्या पोल्स के बराबर। अब भाई पूछ लेगा कि लैप वाइंडिंग में कार्बन ब्रश की संख्या कितनी होती है, तो ये पोल्स के बराबर रखी जाती है। कार्बन ब्रशेस की संख्या पोल्स के बराबर रखी जाती है, ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, रिजल्टेंट पिच का फॉर्मूला क्या होता है? वाई बी माइनस वाई एफ, ये रहा रिजल्टेंट पिच का मान वाई बी माइनस वाई एफ होता है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब ध्यान रखेंगे कुछ चीजें, जैसे कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो वाइंडिंग भी अलग अलग तरह की होती है, ये प्रोग्रेसिव और ये सब है ना, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। मान लो कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, इसके बाद में आएगी रेट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग और प्रोग्रेसिव के बाद आएगी रेट्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या ध्यान रखना है कि बैक
पिच का मान फ्रंट पिच से ज्यादा होना चाहिए, बैक पिच का मान फ्रंट पिच से ज्यादा होना चाहिए, जबकि रेट्रोग्रेसिव में बैक पिच का मान फ्रंट पिच से कम होगा। प्रोग्रेसिव में बैक पिच का मान फ्रंट पिच से ज्यादा तथा रेट्रोग्रेसिव में बैक पिच का मान फ्रंट पिच से कम। ये क्या होता है रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, कल वाली क्लास में मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि वाई बी तथा वाई एफ दोनों विषम संख्या में होने चाहिए तथा पोल चालक और पोल्स का मान भी विषम संख्या में आना ही चाहिए। तो अब बताओ यहां तक जो चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ी आप लोगों को क्लियर है या नहीं? भाई अभी तक जो पढ़ा समझाया आप सबको क्लियर है ना सारा कुछ? अब फटाफट से आप सब लोग कमेंट करोगे, और जिसने वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं करी हो तो फटाफट से वीडियो लाइक करेगा। पवन, पंकज, समीर, तंजिल, अनिल, लखन, लोकेश, पायल जी, कौन कौन प्रेजेंट है सब अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। चलिए अब्दुल, समीर, तंजिल, वंश कहाँ है? वंश कहाँ रह गया भाई? 1 घंटा पूरा होते मोबाइल वापस दे दिया अपनी मम्मी को। चलिए लोकेश जी है ना। तो आज की क्लास आई होप काफी कुछ सीखने को मिला होगा। देखो अब आज की क्लास में मैंने काफी सारे नोट्स लिखाए हैं, तो जो भी बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है आगे कंपटीशन एग्जाम की, चाहे आईटीआई के एग्जाम हो, तो आप अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर लो। अच्छा, और जो भी प्रेजेंट हो जिसका नाम मुझे नहीं पता है, नाम याद नहीं आ रहा है, तो अपने अटेंडेंस लगवा देना, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाओ। अब इस चैप्टर के आप नोट्स बनाओ, घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ो, रीड करो, ताकि आपको दोबारा मेमोराइज हो जाए अच्छे तरीके से। बुक हो तो ठीक है। अच्छा, पीडीएफ जिन जिन लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस चैप्टर की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसकी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ मैंने वहां पे अपलोड कर दिया, तो आप वहां जाके पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ देख सकता है कि मैं कहां से पढ़ा सकता हूं, ठीक है। क्लियर है? तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम पे अपनी नेक्स्ट क्लास में।